हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ जून 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। सबसे पहले हमने बात करनी है इंडिया की रैंकिंग एज अ प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। इससे पहले अगर हम 2014 और 2015 के कुछ डाटा की तरफ नज़र डालें तो 2014-15 में इंडिया ने टोटल प्रोडक्शन किया था 88.89 मीटर टन क्रूड स्टील का, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसे फोर्थ रैंकिंग प्रोवाइड करता था। लेकिन इस बार 2022 और 23 में जो टोटल प्रोडक्शन इंडिया की सामने आई है दैट इज़ 126.26 मीटर टन। इसके हिसाब से हम बात करें तो इतना ज़्यादा हाइक देखने को मिला है इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील, दैट इज़ 42%, पूरे 42% इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ साथ इंडिया बन गया है सेकेंड इन द वर्ल्ड। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करना है इंडिया की रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स सबको पता है, जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सब के मामले में इंडिया ने किया है टॉप। और ये जो डाटा है वो रिलीज़ किया गया है बाय माई गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से। इस पर्टिकुलर डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने 2022 साल में टोटल 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के साथ इंडिया ने 5 कंट्रीज़ के लिस्ट में टॉप किया है। टोटल अगर हम बात करें तो इंडिया की टोटल डिजिटल पेमेंट्स बाकी सारी 4 कंट्रीज़ के मुकाबले 46% ज़्यादा हैं। इसी पर्टिकुलर रैंकिंग में सेकेंड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय ब्राज़ील विद टोटल 29.2 मिलियन। थर्ड पोजीशन एक्वायर की गई है चाइना के द्वारा विद टोटल 17.6 मिलियन ट्रांजैक्शंस एंड फोर्थ पोजीशन ली है थाईलैंड ने विद टोटल 16.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 न्यू कंट्रीज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन यूनाइटेड नेशन के बारे में हम सब जानते हैं। इसके सिक्योरिटी काउंसिल में 5 न्यू कंट्रीज़ को ऐड किया गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। सबसे पहले इन कंट्रीज़ का नाम जानते हैं। ये कंट्रीज़ है अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोन एंड स्लोवेनिया। ये 5 कंट्रीज़ इलेक्ट हुई हैं एज अ न्यू मेंबर। इन्होंने रिप्लेस कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ को किया है ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इससे पहले जो पोजीशन थी वो एक्वायर की गई थी बाय अल्बानिया, ब्राज़ील, गोबान, घना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE। तो इन 5 कंट्रीज़ को हटाकर इनकी जगह पर ये न्यू 5 कंट्रीज़ ऐड हुई हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN। इसके साथ साथ हम बात करें तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी 2023 के बारे में। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग बिठाई जाती है बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इस बार 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो सेकेंड मीटिंग बिठाई गई उसके रिजल्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि इंडिया का रेपो रेट रहेगा अनचेंज। इस टाइम जो करंट रेपो रेट है दैट इज 6.5% और ये आगे भी 6.5% ही कंटिन्यू रहने वाला है। अगर फर्दर कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट इस टाइम है 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एज वेल एज बैंक रेट है 6.75% और आगे भी यही कंटिन्यू होगा। इस टाइम का प्रेजेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है 5.1% एंड जीडीपी ग्रोथ का फॉरकास्ट यानी 2024 में इंडिया की जीडीपी कितनी ग्रो करने वाली है ये 6.5% का फॉरकास्ट दिया गया है बाय RBI। और इसके अलावा RBI की अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हेल्ड की जाएगी इन अगस्त 8 to 10, 2023। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट हमने बात करनी है नितिन अग्रवाल के बारे में, जिन्हें कि सेलेक्ट किया गया है एज अ न्यू DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सब जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। इंडिया की जो अप्रॉक्स 4000 से भी बड़ी बॉर्डर एरिया है उसकी सिक्योरिटी का सारा जिम्मा BSF के पास है, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस एम्प्लॉयड है।
इस बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं नितिन अग्रवाल। इनके बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है पंकज कुमार सिंह को, जो कि रिटायर हुए थे ऑन 31 दिसंबर 2022। 2022 दिसंबर के बाद से इस पोस्ट को वैकेंट छोड़ा गया था और इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में एडिशनल चार्ज दिया गया था फॉर सीआरपीएफ के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है सुजॉय लाल थियोसन। इनके पास एडिशनल चार्ज था। इन्होंने 5-6 महीने सारा का सारा काम संभाला और अप्रॉक्स 5 मंथ्स के बाद अब यहाँ पर नए डीजे के रूप में अपॉइंट किए हुए हैं नितिन अग्रवाल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नितिन अग्रवाल आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं 1989 केरला कैडर से। इस टाइम करंटली ये पोजीशन पे है एज एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशंस एट सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है अमित अग्रवाल के बारे में। अमित अग्रवाल को बनाया गया है सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूआईडीएआई। यूआईडीएआई सब जानते हैं, दैट इज आधार कार्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं अमित अग्रवाल। और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इन द मिनिस्ट्रीज, काफ़ी सारी पोस्ट में शफलिंग की गई है। इससे पहले ये वर्क कर रहे थे एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ एक और जो नई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं हमारे लिए, जिनका नाम है सुबोध कुमार सिंह। इन्हें सेलेक्ट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडो मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, यानी कि इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका 12th एडिशन 2023 में हेल्ड किया गया। इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सक्यूवेरियन। क्यूवेरियन का मीनिंग होता है फ्रेंड, तो इसी पर्टिकुलर फ्रेंड को यानी फ्रेंडशिप को डोनेट करते हुए इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है। इस बार इसका जो 12वां एडिशन हुआ उसे हेल्ड किया गया इन उत्तराखंड। ये बायलेटरल होने वाली एक एनुअल एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पुराने एडिशन यानी 11th एडिशन के बारे में, तो इसका लास्ट एडिशन 11th एडिशन मालदीव्स में हुआ था। ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इसे टर्न वाइज टर्न दोनों कंट्रीज मिलकर हेल्ड करती हैं। एक साल ये इंडिया में होता है तो अगले साल मालदीव्स में, फिर दोबारा से इंडिया में। तो इस तरीके से इसका वेन्यू डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमने बात करनी है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास के बारे में, जिन्हें कि दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 की तरफ से प्रोवाइड हुआ है इन्हें, जैसे कि हेल्ड किया गया था इन लंदन। तो 2023 में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही फेमस नेम है शक्तिकांता दास, जो कि इस टाइम प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं एज अ 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। इस अवार्ड को लेने वाले ये बन गए हैं सेकंड गवर्नर ऑफ इंडिया। इससे पहले 2015 में पहली बार गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला था रघुराम राजन को, और अब दूसरी बार दिया गया है शक्तिकांता दास को। सेंट्रल बैंकिंग यानी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो सेंट्रल बैंकिंग एक लंदन की इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है जो कि हर साल इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है केरला के बारे में, जिसने कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में किया है टॉप। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स हम सब जानते हैं, जहां पर 6 पर्टिकुलर पैरामीटर्स सेट हैं, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है टू द वेरियस स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। ये देखा जाता है कि कौन सी स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है फूड सिक्योरिटी के मामले में। अच्छा खाना प्रोवाइड हो, अच्छी क्वालिटी का खाना प्रोवाइड हो, इस पर्टिकुलर टारगेट को फोकस किया जाता है। इस बार 2023 में 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को लॉन्च किया गया ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। इसके अलावा बात करें, टॉप किया है केरला ने, सेकंड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय पंजाब, थर्ड पोजीशन एक्वायर की है तमिलनाडु ने। स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन ली गई है बाय गोवा, सेकंड नंबर पे है मणिपुर एंड थर्ड नंबर पे है सिक्किम। और वहीं यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है जम्मू कश्मीर ने, सेकंड पोजीशन ली है दिल्ली ने और थर्ड पोजीशन मिली है चंडीगढ़ को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हम बात करेंगे हैरी टेक्टर के बारे में। हैरी टेक्टर को इस बार दिया गया है आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2023। मई 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल दिया गया है हैरी टेक्टर को। आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर करते हैं। मेंस कैटेगरी में इन्हें यह पर्टिकुलर टाइटल दिया गया है। हैरी टेक्टर के बारे में
बात करें तो ये आयरलैंड की टीम की तरफ से परफॉर्म करते हैं। और वहीं पर आईसीसी विमेन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ बनी हैं थिपाचा पोथवोंग, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है यूरुगो के बारे में, जिसने कि जीत लिया है अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल। फीफा की तरफ से अंडर 20 वर्ल्ड कप करवाया गया, जिसमें कि यूरुगो ने इटली की टीम को हराया है और ये टाइटल अपने नाम किया है। ये यूरुगो कंट्री का ये पहला टाइटल है, यानी पहली बार इस कंट्री ने अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है। सेकंड पोजीशन जैसे कि इटली की रही, क्योंकि फाइनल्स में इटली को हराया गया। थर्ड पोजीशन रही है फ्रांस की। हर 2 साल में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप को हेल्ड करता है, जिसमें टोटल 12 नेशंस यानी 12 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म करते हैं। अब तक बात करें तो सबसे ज़्यादा बार ये टाइटल अपने नाम करने वाली कंट्री का नाम है अर्जेंटीना, जो कि अब तक 6 बार इस टाइटल को अपने नाम कर चुकी है। फर्स्ट टाइम फीफा की तरफ से अंडर 20 का वर्ल्ड कप हेल्ड किया गया था इन 1977। और फीफा के प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करें तो इस टाइम के करंट प्रेसिडेंट का नाम है गिनी इन्फेंटिनो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन के बारे में। फ्रेंच ओपन सब जानते हैं टेनिस टूर्नामेंट होता है, जिसमें इस बार वुमेन्स सिंगल्स की कैटेगरी में टाइटल एक्वायर किया गया है बाय ईगा स्विएटेक। ईगा ने फ्रेंच ओपन जीत लिया है इन द कैटेगरी ऑफ वुमेन्स सिंगल्स। इसके बारे में हम बात करेंगे, पोलैंड की तरफ से पार्टिसिपेट करती हैं, टेनिस प्लेयर हैं। तीसरी बार इन्होंने फ्रेंच टाइटल अपने नाम किया है इन 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में ये अपने नाम 3 फ्रेंच टाइटल्स कर चुकी हैं। फाइनल्स में इन्होंने हराया है क्रेच कैरोलिना को। और इसी के साथ साथ ये हैं यंगेस्ट वुमेन टू क्लेम बैक टू बैक फ्रेंच ओपन टाइटल, यानी लगातार फ्रेंच ओपन टाइटल्स को अपने नाम करने वाली यंगेस्ट वुमेन बन गई हैं। अभी तक इनकी एज सिर्फ और सिर्फ 21 ईयर्स है और 21 ईयर्स में इन्होंने काफ़ी सारे टाइटल्स अपने नाम किए हैं। इसी के साथ साथ इनके पास एक और अचीवमेंट है, ये है थर्ड वुमेन इन ओपन एरा टू विन ईच ऑफ फर्स्ट 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल। जितने भी ग्रैंड स्लैम फाइनल होते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट 4 अपने नाम करने वाली ये थर्ड वुमेन बन गई हैं। इससे पहले ये अचीवमेंट 2 वुमेन्स के पास और है, जिसमें एक नाम है मोनिका सेलेस का और सेकंड नेम है नाओमी ओसाका का। इसी के साथ साथ ये है थर्ड वुमेन टू अचीव ऑल द 4 ग्रैंड स्लैम्स। नेक्स्ट हमने बात करनी है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। इस बार 2023 में आईसीसी की तरफ से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ उसे जीत लिया गया है बाय ऑस्ट्रेलिया टीम। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल्स में इंडिया को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। इसके फाइनल्स के बारे में हम बात करें तो इसे हेल्ड किया गया था द ओवल इन लंदन। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है फर्स्ट मेंस टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट टू विन आईसीसी वर्ल्ड टाइटल्स इन ऑल 3 फॉर्मेट, यानी आईसीसी के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं तीनों ही फॉर्मेट्स में वर्ल्ड चैंपियंस का टाइटल अपने नाम करने वाली टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और इसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में हम बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल दिया गया ट्रेविस हेड को, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडिया के बारे में, जिसने जीत लिया है विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का टाइटल। हॉकी टूर्नामेंट में विमेंस टीम ने जूनियर एशिया कप अपने नाम किया। इंडिया के लिए अच्छी खासी अचीवमेंट है ये। इसका जो वेन्यू रहा दैट इज़ जापान, यानी जापान में इसका फाइनल्स खेला गया और जहां पर इंडिया ने साउथ कोरिया की टीम को हराया है विद 2-1 के स्कोर के साथ इस पर्टिकुलर टीम ने ये टाइटल अपने नाम किया। और इंडिया का ये है पहला टाइटल, यानी इंडिया ने पहली बार हॉकी जूनियर एशिया कप अपने नाम किया है। इस पर्टिकुलर अचीवमेंट में हॉकी इंडिया की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि सारे के सारे टीम प्लेयर को दिया जाएगा कैश प्राइस ऑफ 2 लाख और सारे के सारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्हें दिया जाएगा कैश प्राइस ऑफ 1 लाख। अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइटल्स की बात करें, हॉकी जूनियर एशिया कप को सबसे ज़्यादा बार अपने नाम करने वाली टीम का नाम है साउथ कोरिया, जो अभी तक 4 टाइटल्स को अपने नाम कर चुकी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के बारे में, जिन्होंने अभी लॉन्च किया है सागर समृद्धि। सागर समृद्धि एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका मेन काम क्या है, ओशियन, उनकी डेवलपमेंट, उनके पोर्ट एज वेल एज वाटरवेज के ऊपर नज़र रखना और उसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। इस पर्टिकुलर मोटिव के साथ सागर समृद्धि नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया गया है, जैसे कि लॉन्च किया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इस पर्टिकुलर ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप किया गया बाय नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स
waterways as well as coasts, यानी कि NTCPWC इस पर्टिकुलर सेंटर के द्वारा इस सिस्टम को बनाकर तैयार किया गया। अभी तक ओशियंस की निगरानी करने के लिए एज वेल एज उनके डेवलपमेंट के लिए जिस सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसका नाम था DLM सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म होती है ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर। और इस पर्टिकुलर सागर समृद्धि के आ जाने से DLM को रिप्लेस कर दिया गया है और इसकी जगह पर अब नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका ट्रायल यानी पहली बार इसे ट्रायल बेसिस पे जहां पर इंस्टॉल किया गया, दैट इज न्यू मैंगलोर पोर्ट एज वेल एज दीनदयाल पोर्ट, इन दोनों जगहों पर इसे इंस्टॉल किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है एयर डिफेंडर 2023 के बारे में। एयर डिफेंडर नाटो की तरफ से होने वाली अब तक की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है, जिसे कि होस्ट करने की तैयारी कर रहा है जर्मनी। एयर डिफेंडर के बारे में हम बात करें तो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस पर्टिकुलर एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जर्मनी में इसे किया जाएगा। ये अब तक की बिगेस्ट एयर डिप्लॉयड एक्सरसाइज होगी फ्रॉम द साइड ऑफ नाटो, जिसमें अप्रॉक्स 10,000 पार्टिसिपेंट्स पार्ट लेंगे विद 250 एयरक्राफ्ट फ्रॉम 25 नेशंस, सब मिलके इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका मेन मोटिव है टू प्रोटेक्ट एनी नाटो मेंबर फ्रॉम द अटैक ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर कोई और कंट्री नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक करती है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज किस तरीके से वर्क करेगी वो सारी की सारी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की जाएंगी। यहीं पर इस एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ US, यानी यूनाइटेड स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ही 2000 एयरक्राफ्ट सेंड कर रहा है टू पार्टिसिपेट। इसी के साथ साथ 100 एयरक्राफ्ट फर्दर हैं जो कि US की तरफ से पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। नाटो के बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नज़र डालें तो इस टाइम के प्रेजेंट हेड का नाम है जेन्स स्टोलनबर्ग। नाटो की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ऑन 4 अप्रैल 1949 और इसके हेडक्वार्टर्स हैं इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट हमने बात करनी है कुछ रीसेंट ऑबिचरीज के बारे में, यानी कि कुछ जो फेमस पर्सनालिटीज़ जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है गीतांजलि अय्यर का। गीतांजलि अय्यर पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी ऑन नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन पे ये न्यूज़ प्रेजेंटर के रूप में काफ़ी लंबे समय तक वर्क कर चुकी थी और अब गीतांजलि अय्यर का निधन हो चुका है। अगला नाम है हमारे सामने मंगल ढिल्लो, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर थे, बॉलीवुड से बिलोंग करते थे। अगला नाम है हमारे पास सिल्वियो बेर्लुस्कोनी, जो कि इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। इटली में 4 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किया था इन्होंने और अब इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट हमने बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो सबसे पहला जो दिन हमने बात करनी है दैट इज 8 जून। 8 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड ओशन डे। ओशंस के प्रोटेक्शन के लिए उन्हें किस तरह से कवरिंग प्रोवाइड की जाए और कैसे उसके वाटर का सही इस्तेमाल किया जाए एज अ वाटर रिसोर्स, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हर साल नेशनल वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2023 में इसके सेलिब्रेशन के टाइम पे जो थीम सेलेक्ट हुआ दैट इज़ प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट है 9 जून। 9 जून को हम हर बार सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे। अक्रेडिटेशन डे एक ऐसा दिन है जहां पर क्रेडिट को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। इस बार 2023 के लिए जो इसका थीम रहा दैट इज अक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर फॉर ग्लोबल ट्रेड। अगला दिन हमने डिस्कस करना है दैट इज 12 जून और 12 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उनको उस पर्टिकुलर चीज़ से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, चाइल्ड लेबर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने के लिए 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम। इस बार का थीम जो डिसाइड हुआ दैट इज़ वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और नेक्स्ट हमने बात करनी है 14 जून के बारे में, जो कि हर साल सेलिब्रेट होता है एज अ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसे ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम रहा गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। इस थीम के साथ हमने सेलिब्रेट किया 14 जून को ब्लड डोनर डे। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ जून 2023। आई होप ये सारे आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर
अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panisha Tutor for your successful and bright future.